परमाणु हथियार, ये शब्द सुनते ही पता नहीं क्यों एक अजीब सी सिहरन होती है ना? एक तबाही की तस्वीर। बिल्कुल। पर ये सोचा है कभी कि इतनी जबरदस्त शक्ति, इतनी विनाशकारी ताकत आती कहां से है ये? बिल्कुल, ये काम कैसे करते हैं? ये सारा खेल आप कह सकते हैं परमाणु के बिल्कुल केंद्र में यानी न्यूक्लियस में बंद ऊर्जा का है। अच्छा। और ये ऊर्जा बाहर निकलती है कुछ खास तरह की परमाणु प्रतिक्रियाओं से। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। मतलब इसके पीछे का विज्ञान क्या है, कितने तरह के होते हैं ये, जैसे एटम बम, हाइड्रोजन बम, इनमें क्या फर्क है? हाँ, और ये कितने शक्तिशाली हैं, दुनिया पर इनका क्या असर रहा है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। असल में मकसद ये जानना है कि ये हथियार इतने खतरनाक क्यों हैं। और आज की दुनिया में इनकी जगह क्या है? बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले ये एटम बम और हाइड्रोजन बम सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बुनियादी फर्क क्या है? देखिए, एटम बम, जिसे हम फिशन बम भी कहते हैं, वो काम करता है भारी तत्वों जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 इनके परमाणुओं को तोड़कर। इसे कहते हैं परमाणु विखंडन या फिशन। तोड़ने से ऊर्जा निकलती है? हाँ, होता यह है कि जब सही मात्रा में, जिसे क्रिटिकल मास कहते हैं, ये पदार्थ जमा होता है और उसे एक न्यूट्रॉन से समझिए ट्रिगर किया जाता है, तो उसका नाभिक टूट जाता है। अच्छा। और टूटने पर वो और न्यूट्रॉन छोड़ता है, फिर ये नए न्यूट्रॉन जाकर दूसरे नाभिकों को तोड़ते हैं, बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह, जैसे डोमिनो गिरते हैं। एग्जैक्टली। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि पलक झपकते ही भयानक ऊर्जा निकलती है। इसको शुरू करने का एक तरीका होता है इम्प्लोजन, मतलब बाहर से धमाका करके पदार्थ को एकदम से दबा देना। समझ गया, चेन रिएक्शन। और हाइड्रोजन बॉम्ब, इन्हें थर्मोन्यूक्लियर भी कहते हैं शायद। हाँ, हाइड्रोजन बॉम्ब या थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब वो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा शक्तिशाली सिद्धांत पर काम करते हैं। वो है संलयन यानी फ्यूजन। फ्यूजन जैसे सूरज में होता है? बिल्कुल वही। इसमें हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन के ही कुछ रूप होते हैं, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, वो बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव में जुड़कर भारी तत्व बनाते हैं जैसे हीलियम। और इस जुड़ने की प्रक्रिया में फिशन से भी कई ज्यादा ऊर्जा निकलती है। लेकिन इतनी गर्मी और दबाव आएगा कहां से? यही तो खास बात है। फ्यूजन शुरू करने के लिए जो लाखों डिग्री तापमान और भारी दबाव चाहिए, वो पैदा करने के लिए पहले एक छोटा एटम बम यानी एक फिशन बम फोड़ा जाता है। क्या बात है, मतलब एक बम दूसरे को जलाने के लिए। आपने कहा ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, तो इनकी ताकत, इसे नापते कैसे हैं? मैंने कहीं पढ़ा था TNT से तुलना करते हैं। हाँ, सही पढ़ा। इनकी विस्फोटक शक्ति को TNT इक्विवेलेंट में नापा जाता है। किलोटन मतलब 1000 टन TNT जितनी ऊर्जा, और मेगाटन मतलब 10 लाख टन TNT जितनी। तो हिरोशिमा वाला बम कितने किलोटन का था? हिरोशिमा पर गिरा लिटिल बॉय वो करीब 15 किलोटन का था, और नागासाकी वाला फैटमैन वो लगभग 21 किलोटन। और हाइड्रोजन बम, जार बॉम्बा का नाम सुना है? वो कितना शक्तिशाली था? जार बॉम्बा वो तो एक अलग ही चीज थी। सोवियत संघ ने 1961 में टेस्ट किया था। उसकी शक्ति का अनुमान है करीब 57 से 58.6 मेगाटन। मेगाटन यानी हिरोशिमा वाले से लगभग 3800 गुना ज्यादा। हाँ, उससे भी ज्यादा। सैद्धांतिक रूप से फ्यूजन बम की शक्ति की कोई ऊपरी सीमा है ही नहीं। आप जितना फ्यूजन फ्यूल डालेंगे वो उतना ही शक्तिशाली हो सकता है। जार बॉम्बा तो एक तरह से तकनीकी ताकत दिखाने का जरिया ज्यादा था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। आज के जमाने के हथियारों का भी जिक्र है हमारे स्रोतों में, जैसे अमेरिका का B-83 है या रूस की सरमैट मिसाइलें। जी बिल्कुल। आज के जो हथियार है वो ज्यादा परिष्कृत है। जैसे अमेरिका का B-83 ग्रेविटी बम है, करीब 1.2 मेगाटन का। फिर पनडुब्बियों से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें हैं, जैसे ट्राइडेंट 2, अमेरिका और UK दोनों के पास है। इनमें कई वॉरहेड होते हैं ना? एक ही मिसाइल से कई अलग अलग ठिकानों पर हमला किया जा सकता है, और हर वॉरहेड हिरोशिमा बम से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। जैसे ट्राइडेंट का हर वॉरहेड लगभग 475 किलोटन का। बाप रे। चीन के पास DF-5 जैसी ICBMs हैं। रूस की पुरानी 836 सैटर्न मिसाइलें भी बहुत शक्तिशाली थीं, कई मेगाटन के वॉरहेड्स ले जा सकती थीं। और अब उनकी नई RS-28 सरमैट, जिसे सैटर्न 2 भी कहते हैं, वो भी मल्टी वॉरहेड है। और उसमें वो FOBS क्षमता की बात भी है। ये क्या चीज है? हाँ, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम।
इसका मतलब है कि मिसाइल पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने की बजाय एक आंशिक ऑर्बिट में जाकर अप्रत्याशित दिशा से टारगेट पर आ सकती है। इससे उसे ट्रैक करना और रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो सिर्फ धमाके की बात हुई, लेकिन इनका असर तो और भी भयानक होता है। शॉक वेव, गर्मी और वो रेडिएशन। बिल्कुल। धमाके के फौरन बाद सबसे पहले आती है शॉक वेव, हवा में दबाव की एक तेज लहर जो मीलों दूर तक इमारतों को उड़ा सकती है। फिर वो आग का गोला, फायर बॉल, उसकी भयानक गर्मी और रोशनी जो चीजों को पिघला दे, जला दे। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो दिखता नहीं, वो है रेडिएशन, विकिरण। ये कैसे नुकसान पहुंचाता है? इसमें अल्फा, बीटा, गामा किरणों की बात है। हाँ, धमाके से कई तरह की अदृश्य किरणें निकलती हैं। अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रॉन्स। अल्फा किरणें ज्यादा दूर नहीं जाती, त्वचा रोक लेती है, पर सांस या खाने के साथ अंदर चली जाए तो बहुत नुकसान करती हैं। बीटा किरणें त्वचा में घुसकर जलन पैदा कर सकती हैं। और गामा? गामा किरणें सबसे खतरनाक है। वो शरीर के आर पार निकल सकती हैं, हमारी कोशिकाओं को, हमारे डीएनए तक को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे फौरन रेडिएशन सिकनेस हो सकती है और लंबे समय में कैंसर या यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों में जेनेटिक समस्याएं भी हो सकती हैं। जो अनुमान दिए गए हैं स्रोतों में, किसी बड़े शहर पर हमला हो तो लाखों लोग तुरंत मर सकते हैं। हाँ, तत्काल मौतें और उससे कहीं ज्यादा घायल, और उसके बाद रेडिएशन का असर सालों तक। तो अभी क्या स्थिति है? कितने देशों के पास है ये हथियार? क्या सच में ये पूरी दुनिया खत्म कर सकते हैं? अभी माना जाता है कि 9 देशों के पास परमाणु हथियार है। कुल संख्या शायद 13,000 के आसपास है, पर उनमें से तैनात यानी इस्तेमाल के लिए तैयार शायद कुछ हजार ही है। तो पूरी पृथ्वी नष्ट नहीं हो सकती? नहीं, पूरी पृथ्वी को भौतिक रूप से नष्ट करना तो शायद संभव नहीं है, लेकिन हमारी आज की जो सभ्यता है, हमारे शहर, हमारा सिस्टम, उसको पूरी तरह तबाह करने के लिए ये काफी है। और खतरा सिर्फ संख्या का नहीं, बल्कि नई तकनीकों का भी है। जैसे वो हाइपरसोनिक मिसाइलें? हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइलें वो आवाज की गति से कई गुना तेज चलती हैं और उड़ान के दौरान रास्ता भी बदल सकती है। मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम शायद उन्हें रोकने में कामयाब ना हो। ये एक नई चुनौती है। रूस की बात करें तो हाल में कुछ खबरें थीं सरमात के टेस्ट फेल होने की, या यूक्रेन युद्ध में उनके प्रदर्शन को लेकर। इससे क्या उनकी ताकत पे सवाल उठता है? देखिए, कुछ रिपोर्ट जरूर आई हैं जिन्होंने सौमत के परीक्षणों या यूक्रेन में उनकी पारंपरिक सेना के प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि रूस के पास आज भी दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है, तो खतरा तो बना हुआ है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, परमाणु हथियार या तो फिशन, तोड़ना, या फ्यूजन, जोड़ना से ऊर्जा पैदा करते हैं। हाइड्रोजन बम एटम बम से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। बिल्कुल। और आज की मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं, एक साथ कई लक्ष्यों पर निशाना साध सकती हैं। और अब हाइपरसोनिक टेक्निक इसमें एक नया मोड़ ला रही है। सही कहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी विनाश करने की क्षमता अभूतपूर्वक है। शायद यही एक वजह है कि 1945 के बाद से किसी युद्ध में इनका इस्तेमाल नहीं हुआ। वो एक थ्योरी है ना, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD। हाँ, पारस्परिक सुनिश्चित विनाश। मतलब अगर एक ने हमला किया तो दूसरा ऐसा जवाब देगा कि दोनों खत्म। हाँ, शायद यही डर एक तरह का संतुलन बनाए रखता है, लेकिन ये बहुत ही नाजुक संतुलन है। तो आखिर में यही सवाल बचता है, क्या इन हथियारों का होना, इनके इस्तेमाल का डर वाकई दुनिया को बड़े युद्धों से बचाता है, जैसा मैड कहता है? या ये बस एक तलवार है जो हम सबके सिर पे लटक रही है। किसी भी गलती से, गलतफहमी से या किसी नई तकनीक के कारण ये कभी भी गिर सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।